नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सिलेबस में सिंदूर, सियासत भरपूर। क्या है पूरा मसला कि पाठ्यक्रम में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लाया जा रहा है और लाया जा रहा है तो इसके साथ सियासत को भी बुलाया जा रहा है। क्या है पूरा मसला, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझते हैं किस तरह से हम डिबेट की तरफ आगे। उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन सिंदूर को स्कूलों में सिलेबस में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राज्य सरकार से अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, जिससे नई पीढ़ी को सेना के शौर्य और बलिदान की जानकारी मिल सके। शौर्य पराक्रम भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी आना चाहिए, जिससे भारत के बेटा बेटियों को अपने सैनिक के शौर्य के पराक्रम के बारे में जानकारी मिले और वो भी जब सेना में जाए तो उसको भी इस बात का इतिहास ध्यान रहे कि सेना लोगों को देखने में भली लगती होगी, सेना आराम करती है, पर सेना साहब वो है जो रात के अंधेरे में हिंदुस्तान की सुरक्षा करती है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने रामेश्वर शर्मा की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की सेना का इतिहास सबको बताना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कटारे ने ऑपरेशन सिंदूर के सहारे पीएम मोदी का गुणगान करने पर गंभीर सवाल उठाए। हमारी भारतीय सेना के जितने भी पराक्रम के जो हिस्से रहे आज तक, जो उनके पराक्रम की उपलब्धियां रही हैं, उन सभी को मुझे लगता है पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मैं बीजेपी वालों को सिर्फ इतनी हिदायत देना चाहूंगा कि इसमें सेना के पराक्रम का जिक्र होना चाहिए पाठ्यक्रम में, ना कि मोदी जी की ब्रांडिंग होनी चाहिए। यदि सेना है तो मोदी जी हैं, यदि सेना है तो आप हैं, सेना है तो हम हैं और देश का नागरिक सुरक्षित है। इसलिए भाजपा के लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, कम से कम सेना के विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है। अगर फिर से नापाक हरकत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने की मांग से एक तरफ राष्ट्रवाद को लेकर बहस छिड़ गई है, तो दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे देशभक्ति की पाठशाला साबित कर रही है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक ब्रांडिंग का हथियार बता रही है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शुरू हुई बहस ने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय खोल दिया है। तो देखा आपने क्या है पूरा मसला। उत्तराखंड में शामिल करने की बात हो चुकी है, मध्य प्रदेश में मांग उठ रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या राष्ट्रवाद का पाठ इस तरह के अभियानों को पाठ्यक्रम में शामिल करके ही पढ़ा जा सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर हम आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ते, उस समय कहाँ शौर्य और पराक्रम शामिल होता। और सवाल ये भी है कि क्या कोई सरकार अपनी ब्रांडिंग करके पॉजिटिव फ़ायदा उठा सकती है? कौन सी ऐसी सरकार है जो अपनी ब्रांडिंग नहीं करती है? और ब्रांडिंग करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको मन के अनुकूल नतीजे नहीं मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जो जद्दोजहद होती है वो कई बार लगती है कि सिर्फ एक राजनीतिक कवायद है। बिल्कुल सही बात है, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए, राजनीतिक दलों के बीच होनी चाहिए। उनके पास लोकसभा, राज्यसभा हैं, विधानसभाएं हैं, वो बहस के माकूल मंच हैं। किस तरह से आप लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या शामिल रहेगा। लेकिन जब बात इस पर हो जाती है कि तस्वीर उनकी क्यों, इनकी क्यों, तो समझ में आता है कि मुद्दे नहीं हैं राजनीतिक दलों के पास, और वो जबरन एक दूसरे के टॉप लीडर्स को निशाना बनाकर लड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि सब जानते हैं कि जनता जिसको चुनती है उसको चुनने का पैमाना इस तरह के फ़ोटो या इस तरह के अभियान या पाठ्यक्रम में शामिल होना, ये सब नहीं होता। उसके पीछे जनता के मन का भाव होता है, और जिस पार्टी या जिस नेता को वो मन में बिठाती है वो पार्टी सत्ता में रहती है। लेकिन राजनीतिक दलों को तो जो कहा जाता है कि लड़ने का बहाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं बंसल न्यूज़ के सवाल क्या हैं। ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने की मांग राष्ट्रवाद है या राजनीतिक एजेंडा? स्कूलों में सेलेक्टेड ऑपरेशन पढ़ाकर देशभक्ति का पाठ क्या पूरा हो जाएगा? और क्या इससे देशभक्त तैयार भी होने लगेंगे? क्या 1965
और 1971 जैसे युद्धों को पढ़ाने की पहल भी की जानी चाहिए। और कितने युद्ध हैं जो अब तक हो चुके हैं दुनिया में, और कितने महापुरुष हैं, रामायण घर घर में है, लेकिन आचरण राम का और रावण का, ये बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। सब कुछ तो है, सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन मनुष्य है कि सीखत नाही, क्या किया जाए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। और अजय धवले जी हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी के कामयाब एडवोकेट हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज कुछ इनसाइट्स आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसे भी मिले कि जो राजनीति की इस, कई बार आप लोगों को भी लगता होगा कि एक ही जैसी गेंद, एक ही जैसी पिच, एक ही जैसी बल्लेबाजी, कुछ भी मैच में अलग नहीं हो रहा। एंकर महोदय अपनी उबाऊ भूमिका लेके बैठे हुए हैं, जिस तरह के एक्सपेक्टेड लाइंस पे जवाब आने चाहिए उसी लाइन पर जवाब आ रहे हैं। कुछ तो बदले, हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही। शैलेंद्र जी, किस तरह देखते हैं आप इस बात को? क्या आप इसको एक राजनीतिक शगुफा ही देखते हैं जिसको छोड़ तो दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई गंभीर विमर्श नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जाए, हमारे सैनिकों की, हमारे सैन्य क्षमता की जानकारी दी जाए, उनकी बहादुरी की कहानियाँ सुनाई जाए, तो आगे राष्ट्रवाद भी मजबूत होता है और देश भी मजबूत होता है और एक राष्ट्र से कनेक्ट भी बनता है आने वाली पीढ़ियों का। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या इसमें राजनीति भी है? देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सेना का पार्ट होता है और एक लीडरशिप का पार्ट होता है, जैसा कि हमारी व्यवस्था है। तो आप हमेशा देखिए, जैसे 1971 का जब लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश अलग हुआ तो इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर उभरी थी और उसका फ़ायदा उन्हें पूरे ताउम्र उनकी सियासी जितनी भी पारी रही उसमें मिला। और अब ये कोशिश हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दीबाजी है कि जिस तरह से ये युद्ध चला है 4 दिन का और जो उसके जिस तरह से सीज़ फायर हुआ उसमें कई सारे सवाल हैं। तो ये राजनीति इसलिए ज़्यादा है शरद जी कि इसमें बहुत स्पष्ट चीज़ें नहीं है। हालांकि भारत का पक्ष मजबूत है और कई बातें, लेकिन जो सवाल पूरी दुनिया के मीडिया में उठ रहे हैं तो ये अंदर भी राजनीति का एक मौका देगी, क्योंकि चाहे फिर ट्रंप का इस मामले में अचानक आना हो और अचानक सीज फायर हो। तो आज राहुल गांधी, अभी जब हम प्रोग्राम में यहाँ एंट्री कर रहे थे तभी एक ट्वीट आया है राहुल गांधी का, उन्होंने सवाल उठाए कि अमेरिका के आगे भारत झुक गया या आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर भरोसा करके भारत ने गलती की। हालांकि ये बहुत जल्दी है शरद जी, क्योंकि अभी तो सीज फायर हुआ है और अभी दोनों तरफ से टेंशन है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत जल्दीबाजी है। तो दोनों दलों के लिए ये देखना चाहिए कि राष्ट्र हित कहाँ पर है। तो राजनीति तो होगी इसमें, निश्चित रूप से फ़ायदा भी लिया जाएगा और विपक्ष भी भरपूर हमले बोलेगा जिस तरह की जो सिनारियो बना इस लड़ाई में। तो ये राजनीति तो निश्चित है। लेकिन अच्छी बात शरद जी ये रही कि इस लड़ाई के पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपने देखा कि देश में एकता दिखाई दी पक्ष विपक्ष में। कांग्रेस ने भी बड़ा संयत रखा। लेकिन ये तय है जिस तरह का भारत देश है और जिस तरह से मुद्दे यहाँ उठाए जाते हैं तो ये राजनीति इसमें भरपूर होगी और आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव तक ये मुद्दा बड़ा हावी रहेगा दोनों तरफ से। एक तरफ से बीजेपी इसको अपनी सफलता बताएगी और विपक्ष कई सारे सवाल खड़े करेगा। जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये सियासत यहीं थमने वाली नहीं है। जी अवनीश जी। देखिए, सबसे पहले तो शरद जी मैं ये कहूँगा कि ये जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हमला हुआ, आपने देखा होगा हम हमेशा अपनी सरकार, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े दिखे। हमने कभी इसमें राजनीतिक मारे लेने का प्रयास नहीं किया। अभी शैलेंद्र जी ने भी इस बात को तस्दीक किया, धन्यवाद उसके लिए। बाकी शरद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि रामेश्वर शर्मा जी जैसे नेताओं को ये समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक बहुत शॉर्ट टेन्योर का आप उसको युद्ध कह सकते हैं। मतलब उसको आप युद्ध भी नहीं कह सकते, उसको आप स्ट्राइक कह सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जो पुलवामा के समय की गई थी और भी उरी सर्जिकल स्ट्राइक जिसके ऊपर एक मूवी बनी शरद जी। जैसे युद्ध जो होता है शरद जी वो लंबा चलता है, सेना आमने सामने आती है। जैसे आपने जो फिल्में भी बनती हैं, बॉर्डर फिल्म देखी तो सेना, तो अब मुझे लगता है या तो युद्ध के तरीके बदल गए, ड्रोन से हमले हुए, उनने आप पर किया, आपने उन पर किया, इस तरह के हमले हुए। क्योंकि शरद जी आप देखें, अगर लेटेस्ट युद्ध देखें, जब सबसे लेटेस्ट युद्ध हमने लड़ा, कारगिल को लड़ा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा। मैं भले ही अलग दल के मैं उनको महान कह रहा हूँ, स्वर्गीय कह रहा हूँ, वो 26 दिन चला।
वो जीतने के बाद हमने ऑपरेशन उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी सन 71 की युद्ध की शैलन जी चर्चा कर रहे थे शरद जी, तो वो युद्ध आप देखें 6 महीने से ज़्यादा चला, क्योंकि वो बड़ा लंबा युद्ध था। हमने बांग्लादेश में एक अलग तरह से एक नेटवर्क बिछाया, उसके बाद वहाँ कुछ कराया, एक्टिविटी कराई, फिर हमने युद्ध लड़ा। आप उसके पहले 48 में जाए शरद जी, तो वो युद्ध भी लगभग 17 दिन चला, जब पाकिस्तान की सीमा जो सेना थी एकदम कश्मीर तक पहुंच गई थी। तो सर जी आप देखिए, युद्ध वो रामेश्वर शर्मा जी ऐसे नेताओं को अपनी सुर्खियां बनाना है। देखिए जो पाठ्यक्रम होता है वो देश के भविष्य जो होते हैं बच्चे, उनके लिए बनाया जाता है। आपको अगर कोई भी शिक्षा बोर्ड होता है, माध्यम शिक्षा मंडल होता है, CBSE होता है, तो उसको शामिल करने के पहले सारे एस्पेक्ट देखना पड़ते हैं। और जो छापामार युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं, वो भी सम्मान, सेना का शौर्य हमेशा सबसे सर्वोपरि शरद जी, उसको हमेशा पढ़ाया जाता रहा है कि ये छापेमार युद्ध किए गए, ये हमने स्ट्राइक की गई, हमेशा पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है रामेश्वर शर्मा जी ने कह तो दिया, लेकिन उनने कहने के पहले ये नहीं सोचा। ये लगता है ये उनकी एक आदत हो गई है बार बार भाजपा के कुछ नेताओं की, कि हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर दें, इस शहर के नाम बदल लेकिन दें। अवनीश जी, आप जो बात कह रहे हैं, क्या युद्ध लंबा चले तभी उसकी चर्चा होनी चाहिए? एक शब्द प्रधानमंत्री ने उपयोग किया, न्यू नॉर्मल। जो पहले सब कुछ बहुत असामान्य माना जाता था, जिसको हम युद्ध कहते थे, अब वो इसी प्रक्रिया का रूप है। और अगर जब हम बात कर रहे हैं गुरुवार को, तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि नया भारत है। अब हो सकता है युद्ध का यही स्वरूप मिले हमें। जी इस युद्ध में आप देखें, जैसे जो 26 लोगों की जानें गई, उसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इसमें शरद जी खासकर मध्य प्रदेश की बात करूं तो कई चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जिसके मामले में देश शर्मसार हुआ है, प्रदेश शर्मसार हुआ है। चाहे जगदीश देवड़ा का बयान निकाल कर देख लें, या हम विजय शाह का बयान निकाल कर देख लें, ये बहुत दुखद हुआ शरद जी, ये नहीं होना चाहिए था। इसी मध्य प्रदेश की भूमि पर हैं कि जिम्मेदार नेताओं ने, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने कहा, किसी ने कहा सेना नतमस्तक है मोदी जी के सामने, किसी ने कहा ट्रंप ने युद्ध रुकवाया। तो शरद जी ये सारी चीजें कहने, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो फिर वो चीजें भी शामिल होंगी, वो चीजें भी लोगों के जहन में आएंगी। तो मुझे लगता है किसी भी चीज पर, सेना के विषय पर कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। हम तो आज भी कहते हैं हम अपनी सेना के साथ हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ, जब भी, और आपने देखा, आपका स्टैंड ये है कि ये चीजें चाहे 71 हो, चाहे 65 विचार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, कारगिल हो, इस पर ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, ऐसा आप मानते हैं? सर जी आज की तारीख में सारी चीजें इधर, चलिए मैं लौटता हूं, सब मिल जाता है जी, और सारी चीजें पाठ्यक्रम में है शरद जी। जी अवनीश जी ने अपनी बात की। जी अजय धवले जी। शरद जी, मुझे लगता है सेना का शौर्य और पराक्रम किसी भी पॉलिटिकल कंपल्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है, तो वस्तुस्थिति ऐसी है कि आज भारत उस मुहाने पे खड़ा है। वहां एक तरफ हमें हमारा विकसित भारत का जो 2047 का हमने संकल्प सपना देखा है, उस संकल्प को भी पूरा करना है। दूसरी तरफ हमें सामरिक रक्षा भी करने की आवश्यकता है, हमें अपनी सॉवरेंटी, हमारी जो संप्रभुता है उसको भी रक्षा करनी है। तो जो एक ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया गया। सेना के डीजीएमओ की टॉक भी उन्होंने ऑपरेशन को सस्पेंड किया और बताया कि किन टर्म्स पे हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ। आज विषय ये आता है कि क्या ये हमारे पाठ्यक्रम का विषय होने की आवश्यकता है या नहीं होने की आवश्यकता है। तो इसके पहले भी हमारे सेना का शौर्य रहा है या हमारे महानायकों का शौर्य रहा है, वो हमारा एक अच्छा इतिहास है, जो हमारी अच्छी बातें हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इतिहास के ऊपर ही भविष्य की नींव रखी जाती है। तो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रक्षा प्रणाली कितनी सुदृढ़ हुई है, हमारा अपना S-400 किस प्रकार से अपने देश की रक्षा कर सकता है, हमारी L-17 एयर डिफेंस गन किस प्रकार से हमारा क्षमता कर सकती है। आज हमारी डिफेंस की हमारे जो ऑपरेटिव्स है वो किस एडवांस अजय जी, बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्या ये पाठ्यक्रम में आना चाहिए उत्तराखंड की तरह? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के समय, क्योंकि आज ये विषय यदि चर्चा में निकला है तो जन भावनाओं का सम्मान सरकार हमेशा से करती है। मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है, सरकार इस विषय का संज्ञान लेती है और देश के सेना का गौरव ये देश की वर्तमान पीढ़ी पढ़े, भविष्य की पीढ़ियां पढ़े, इस पे मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति होने की आवश्यकता है। और आज बंसल न्यूज को भी धन्यवाद कि सार्थक विषयों पे इसलिए भी चर्चा होने की आवश्यकता है कि आज भारत उस मुहाने पे खड़ा है जहां पे हम 1971 की बात करें, 48 की बात करें, 65 की बात करें, इन सारे वॉरफेयर से ये टैक्टिकल वॉरफेयर एक ऐसे मुहाने पे है
कि आज हमें, जैसे कि मैंने कहा कि आज विश्व में महाशक्ति बनने का भी एक युद्ध चल रहा है, साथ साथ हमें अपनी अपनी सॉवरेंटी की भी रक्षा करनी है। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है, सेना की प्राथमिकताएं क्या है? क्या कभी लंबा युद्ध चलना सेना की प्राथमिकता होनी चाहिए, या टारगेट अचीव करने के बाद में किसी ऑपरेशन को सस्पेंड कर से अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए देखने की आवश्यकता है? ये बहुत सारे ऐसे टैक्टिकल विषय है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेंचमार्क सेट किया है, मुझे लगता है भारत को उस बेंचमार्क पे गौरव है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि पूरी दुनिया ने, ख़ासतौर से अमेरिका ने, इसको आतंकवाद पर केंद्रित नहीं रखा है अभी तक। आमिर हमज़ा जो गंभीर रूप से ज़ख्मी है और बहुत, जिसको अमेरिका ने खुद ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डाला है और जो खुद 9/11 का भुक्तभोगी है, वो अमेरिका ये इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए है कि पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे भारत का अटैक बहुत सही कार्रवाई है। अफ़गानिस्तान ने पक्ष लिया है और मुल्क हमारे सामने आए हैं, लेकिन दुनिया से बाकी बड़े मुल्क, चीन साहब जो हैं वो चुप हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये जो दोहरापन है, आपकी ये बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि भारत दो मोर्चों पर लड़ रहा है। पहली चीज़ तो दो ऐसे पड़ोसी, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, ना हम चीन की सीमाएं बदल सकते हैं, ना पाकिस्तान की सीमाएं, तो हमें इन्हें बर्दाश्त करना होगा। और दूसरी तरफ हम पांचवी अर्थशक्ति इंडिया ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूं शैलेन जी, तो मैं देख रहा हूं AIMIM के ओवैसी साहब के बयान बड़े संतुलित हैं, ममता बनर्जी साहब चुप हैं जिस तरह से उनको बोलना चाहिए, उद्धव ठाकरे साहब के भी ऐसे कोई आग उगलते बयान सामने नहीं आए कि ये दिखा दो साहब, वो दिखा दो क्या हो रहा है ये। तो ये क्या कांग्रेस बीजेपी बनाम हो गया है ये पूरा मुहाना इसका? और ये दरारें भी दिख रही हैं इंडिया ब्लॉक्स की कि बाकी तो उतनी बातें चुभती हुई नहीं कर रहे हैं जितनी कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है। आज भी राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर के भाषण पे सवाल उठाए। इसमें राजनीतिक चातुर्य ज़्यादा है। देखिए शरद जी, जब पुलवामा हुआ था उस टाइम जो राजनीतिक पार्टियों के बयान आए थे और सबूत मांगे गए थे, तो उसका खामियाजा राजनीतिक पार्टियों ने भुगता था और प्रधानमंत्री मोदी की छवि और मजबूत हुई थी। तो वो सबक लेकर बड़ा इस बार पूरा आपने देखा होगा कि बयान बड़े संतुलित आए। और ये देखिए, ये भारत की राजनीतिक दलों ने ये चीज़ समझी भी है। मुझे लगता है अगर हम राजनीति से हट के बात करें तो जो विश्व में आज राजनीति की भूपेश बघेल जी का एक बयान अभी मैं सुन रहा था कि कह रहे हैं कि वो विमान कहाँ है जो अटैक करने गए थे। जी। अब ये जो चीजें हैं, बिल्कुल जी जी, ये देखिए, इस तरह के बयान, जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर भारत कमजोर होता है निश्चित तौर। तो ये बड़ा संभल कर बोलना चाहिए। जो युद्ध के ऑपरेशन के पहले जो सावधानी बरत रही थी कांग्रेस, उसको कंटिन्यू रखना था फिलहाल। क्योंकि देखिए, ये इस समय जो भारत की स्थिति है शरद जी, जिस तरह से आपने देखा कि एकदम से इस ऑपरेशन के बाद पूरी राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं विश्व की, खासतौर से दक्षिण एशिया में। तो भारत को घेरा जा रहा है, चाहे चीन की बात हो चाहे अमेरिका की, ये दोनों का कहीं ना कहीं एक तरह से कलई उतरी है जो भारत सोचता था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। तो इसमें सर्वदलीय जो एक बहुत अच्छी कदम उठाया कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बाहर जा रहा है, तो इस टाइप के स्टेप्स की ज़रूरत है जिसमें कहीं ना कहीं भारत को एक मैसेज देना होगा, चाहे कि आंतरिक राजनीति जो भी हो भारत की, लेकिन जब देश हित की बात होती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो एक स्वर में बोला जाता है। तो ये ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो मजबूरी है पार्टियों की, अपने अपने दलों की, तो ये राजनीति तो होगी, इसके लिए तैयार रहना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से सारे नेता तैयार भी हैं, इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की जाएगी और इसका हर तरह से विपक्ष इसमें घेरेगा भी। और बीजेपी निश्चित रूप से मोदी, एक ब्रांड मोदी को और मजबूत करने की। राष्ट्रहित की बात है या अपने वोट बैंक को अपीज करने की बात है? आखिर पाकिस्तान के साथ इसको, जिसको हम कहते हैं कि टैक्टिकल वॉरफेयर, अच्छा शब्द दिया अजय जी ने, सही बात है, ये एक टैक्टिकल लड़ाई थी, ये युद्ध नहीं था। इस टैक्टिकल लड़ाई से कौन नाखुश है भारत में? किसको तकलीफ है कि ये नहीं होनी चाहिए थी? सब जानते हैं कि आप आज के दौर में यूक्रेन रूस की तरह जाएंगे तो आप 10वें नंबर पे चले जाएंगे चंद वर्षों के भीतर। महंगाई, मंदी, ये तमाम चीज़ें आपको, तो हम क्या करें? हम मतलब वो मूँछों पे ताव दे के जेलेंस्की साहब की तरफ भिड़ जाएं? बुदेला साहब, सवाल यही है कि हम किसको खुश कर रहे हैं? राहुल गांधी साहब, कांग्रेस के खाते में 1971 दर्ज है, एक बहुत गौरवशाली अध्याय है। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर कमज़ोर है, कहीं ज़बरदस्त है वो बात। उसके बाद आप युद्ध को समझते हैं और उस समय तत्कालीन जनसंघ ने जिस तरह का सपोर्ट दिया कांग्रेस को, अटल जी संघ कार्यालय गए, वहाँ से संघ प्रमुख का सपोर्ट लेकर लौटे,
तो ये सारी चीजें आखिर क्या राहुल जी ऐसा करके देश के बहुसंख्यक वर्ग को, जो बहुसंख्यक मतदाता है, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? पार्टी ये भी सोच ही रही होगी। सर आप देखें, निरंतर जब भी सर्वदलीय बैठकें हुई तो राहुल जी बकायदा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूरा सरकार के साथ सहयोग किया। आप मुझे बताएं, एक बयान बता दें, जब युद्ध जारी था या जब उस समय ये पहलगाम हमला हुआ, एक कहीं बयान नहीं कांग्रेस के नेता का राहुल जी का बकायदा सख्त हिदायत दी थी कि हम सब सरकार के साथ हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था। और शरद जी देखिए, बात कहाँ से उठती, राजनीति कहाँ से होती, सब निपट गया। आप टिकट जारी करते हैं रेलवे का तो उस पर हमको सेना का फोटो नहीं, सेना प्रमुख का फोटो नहीं मिलता, फोटो मिलता सेना की वर्दी पहने मोदी जी का। तो ये राजनीति होती शरद जी, यहाँ से बात उठती। और जो आज हमारा आज का विषय है जैसे पाठ्यक्रम वाला शरद जी, तो मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी ये घटना घटित होती तो ऑलरेडी पाठ्यक्रम में से सामान्य ज्ञान जो भी प्रश्न आएंगे, कोई भी एग्जामिनेशन होंगे चाहे कैट के या IAS IPS के, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तो आनी ही शरद जी। देखिए बात बस इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में सिर्फ हमेशा पाठ्यक्रम की बात करते हैं, शहर के नाम बदलने की बात करते हैं, बिल्डिंगों के कलर बदलने की बात, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक देखिए बात है भारत देश की, विश्व में जो चला है शरद जी, ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में 89 बार 132 कंट्रीज की सैर की है, गए हैं। कहते थे कि हमारा डंका बज रहा है, मोदी जी की विदेश नीति जबरदस्त है, लेकिन शरद जी आपने कितनी अच्छी बात बोली कि आज भारत को घेरा जा रहा है। जब युद्ध हुआ शरद जी, अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हमें करना पड़ा तो चाइना भी हमारे साथ नहीं था, हमारा 50 साल पुराना मित्र रशिया रूस भी हमारे साथ तटस्थ था, पूरी तरह से खुल के नहीं था। ये पहली बार देखने वाला शरद जी। अगर मान लो युद्ध आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर ये युद्ध बढ़ जाता और मान लो चाइना वहां से आक्रमण कर देता शरद जी, पाकिस्तान का खुल के समर्थन कर देता, तो क्या स्थिति होती। और दूसरी बात, हम जिसको माय फ्रेंड ट्रंप बोलते थे, जिसको दोस्त बोलते थे अमेरिका को, जहां सबसे ज्यादा मोदी जी ने शायद समय इन्वेस्ट किया, इसको मैं इन्वेस्ट कहूंगा। बार बार प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के महान देश के प्रधानमंत्री का जाना, मैं कहूं इट्स अ इन्वेस्टमेंट, यात्रा नहीं है वो, किसी देश में जा रहे हैं मोदी जी तो इन्वेस्टमेंट है, इस देश के नागरिकों का टैक्स का इन्वेस्टमेंट है। तो शरद जी गए तो आप क्या बात करके आए कि क्या रीजन है कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका तक आपके साथ नहीं है, भूटान जैसा मित्र देश जो आपके रहमो करम पर पलता है वो भी आपके साथ खड़ा है। तो शरद जी ये हमें देखना होगा कि कहां हमसे चूक हो गई। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, मैं निवेदन करके कह रहा हूं, मैं कहीं कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन शरद जी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए हमें समझना होगा कि हम हमारी विदेश नीति में कहां गलती कर गए। लेकिन तटस्थ रहना भी एक बड़ी सफलता मानी जाती है, कूटनीतिक कहते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो 60 के करीब देश हैं, उसमें इंडोनेशिया, मिस्र और एक और देश ने, जब पाकिस्तान चाहता था कि इस्लामिक कंट्रीज़ के इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए, तो खुद इंडोनेशिया ने मना किया, जो एक मुस्लिम कंट्री है। उसका श्रेय भी सर यासिर अराफात के उसको जाना चाहिए, और उसको भारत श्रेय निश्चित तौर पर श्रेय किसी एक का नहीं, श्रेय एक परंपरा को जाता है, भारत की परंपरा को जाता है। देखिए, और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि लीडर के माथे ही सेहरा बनता है, चाहे वो क्रिकेट का खेल का मैदान हो। इंदिरा जी ने 71 में जो किया, तो हम उस समय तमाम सेना अध्यक्ष और सेना नायक निश्चित तौर पर, लेकिन वो कभी श्रेय लेने सामने नहीं आए, वो कभी ये कहने नहीं आए, चाहे वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, मानेक शाह साहब हों या तमाम लोग हों, इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये हम थे, ये हमारी सेना थी। ये भारत की गौरवशाली सेना की परंपरा है कि वो अपने नेतृत्वकर्ता को कहती है कि आप अगर कोई बात है, तो उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया, उन्होंने कहा आगे बढ़ो, वो चाहे इंदिरा गांधी ही थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे रहे। जी अजय जी। शरद जी, मुझे लगता है इस डिबेट का सार तब निकलेगा कि इस पूरे, जैसे कि मैंने कहा और आपने भी उस बात का समर्थन किया कि ये टैक्टिकल वॉरफेयर इसलिए भी रहता है कि अधिकतर जो हमारा 21वीं सदी है, यहाँ पे युद्ध लड़े जाएंगे कूटनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेसी की ही डिकोड करने की आवश्यकता रहेगी। और जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां है कि देखेंगे आज भारत हम कहेंगे कि उस मजबूत स्थिति में आ गया है कि आज निश्चित तौर पे हम ये समर्थन क्या और ये खुल क्या कह रहे हैं सार्वजनिक मंच। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने इंटरवेंट किया, लेकिन भारत सार्वजनिक मंचों पे उसी समय ये कह रहा है कि नहीं, ये हमारा बायपार्टी डिसीजन था, हमारा अंडरस्टैंडिंग था। तो भारत की जो शक्ति की आप बात कर रहे हैं अमीर जी, ये शक्ति वो है कि
अमेरिका के क्लेम करने के बाद भी भारत पूरी शक्ति के साथ में, पूरे सामर्थ्य के साथ में कह रहा है कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग था, हमारा डीजीएमओ टू डीजीएमओ लेवल का टॉक था और हमारा ये अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये खुल के बोलने की भी शक्ति आज भारत में आ गई है। दूसरा विषय, आपने जैसे कहा कि भारत ने अचीव क्या किया, बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे युद्ध के दौरान S-400 का जिक्र किया होगा, हमने सुना भी होगा सबने। S-400 वो प्रणाली जो हम रशिया के साथ में कोलैबोरेशन में हमने बनाई है, लेकिन अमेरिका के भारी दबाव के बाद भी हमने रशिया के साथ में कोलैबोरेट करके S-400 बनाई, जिससे आज हमने उन सारे ड्रोन के अटैक को निस्तानाबूद कर दिया। तो विषय ये आ जाता है कि भारत की मजबूत स्थिति से कहीं ना कहीं देखिए विश्व इसमें भी नहीं पता पाएगा कि हमारा जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें भारत अकेला ऐसा राष्ट्र है जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो आज विश्व की बड़ी इकोनॉमीज को टक्कर दे रहा है। लेकिन मूल रूप से ये विषय है कि आपको विश्व समुदाय में अपनी पहचान बनानी है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे भी सबके साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। जो हम अचीव कर रहे हैं, जिसमें हमारी, आप देखेंगे कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को विदेशों में भेजा जा रहा है, जहां भारत का उद्देश्य क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से अचीव हुए और हमारा लक्ष्य हमने कैसे प्राप्त किया, हम विश्व के सामने बताएंगे। पाकिस्तान कैसे एक टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है, उसके एविडेंसेस हम विश्व के सामने रखेंगे और उसे विश्व को तय करना है कि क्या एक टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट के साथ में खड़े होना है या एक भारत जैसे राष्ट्र के साथ में खड़ा होना है जिसने डिफाइन ऑब्जेक्टिव से टेरर लॉन्च पैड को ध्वस्त किया, ना कि सिविलियंस की कैजुअलिटीज को, अपना सिविलियंटीज की कैजुअलिटीज की। तो मूल रूप से हमारा उद्देश्य बड़ा साफ था। बिल्कुल वक्त कम है जी, खड़े होने की आवश्यकता है जी। यदि हम विकसित भारत का संकल्प बनाए तो उसमें विपक्ष का भी सहयोग लगेगा। आज हमारी सेना के शौर्य को हमें विश्व को बताना, तो उसमें भी बिल्कुल अजय जी, वक्त कम है, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आपने ठीक बात कही, ये समय आपस में उलझने का नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी जो कुछ भी अमेरिका का अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, उसमें मैंने ये पाया है कि अमेरिका का पूरा मीडिया और अमेरिका का इंटेलेक्चुअल और वहाँ का सत्ताधारी वर्ग चीन के पुरजोर खिलाफ है, इसलिए कि चीन उन्हें अपना कॉम्पिटिटर नज़र आता है और ठीक उसके साथ सामने खड़ा उन्हें नज़र आता है भारत। और माफ़ कीजिएगा, जब इंटरनेशनल वर्ल्ड में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो कोई किसी का मित्र नहीं रह जाता। ये दुर्भाग्य से जिंदगी का भी यही सच है और यही लड़ाई जंगल की लड़ाई है कि जब आप ताकत से आगे बढ़ते हैं तो आपके दोस्त ही रोकने के लिए आपको सबसे पहले सामने आते हैं। इस लड़ाई को भारत को ही लड़ना होगा और निश्चित तौर पर इस लड़ाई में जितना योगदान सत्ताधारी दल के तौर पर बीजेपी का और उसके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही विपक्ष का और विपक्ष के प्रमुख नेता के नाते राहुल गांधी जी का भी है। तो ये दोनों लड़ाइयाँ बिल्कुल लड़ी जाएं, देश के भीतर एक अलग अंदाज हो, लेकिन देश के बाहर अंदाज यही हो कि जय हिंद की सेना और भारत आगे बढ़कर रहेगा, भारत को कोई रोक नहीं सकता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगे